Today I am going to teach you lesson number 2.6. Great scientists have a questioning mind. बहुत अच्छा पाठ है बच्चों ये. ग्रेट साइंटिस्ट है क्वेश्चनिंग माइंड. जो महान वैज्ञानिक होते हैं उनके दिमाग में एक जिज्ञासा होती है. उनका दिमाग क्वेश्चनिंग माइंड होता है. क्वेश्चनिंग माइंड माने हर समय प्रश्न करता रहना. तो हर समय प्रश्न करने का अर्थ यह है क्यूरियस माइंड होते हैं, जिज्ञासु होते हैं. कुछ न कुछ जानने का उनके अंदर ये रहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसका कारण क्या है. मूल नेचर को जानना चाहते हैं वो कि क्या कारण से ऐसा हो रहा है. ये जो लेसन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है. तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 टू 2007. आपको पता ही है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे जो 2002 से 2007 तक थे. ही वॉज अवार्डेड भारत रत्न फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द साइंटिफिक रिसर्च एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी इन इंडिया. भारत में उन्होंने वैज्ञानिक खोज और भारत की जो सेना थी उसकी जो टेक्नोलॉजी थी जो उसको उसमें उन्होंने मॉडर्नाइजेशन किया था, उसको उन्होंने और परिष्कृत किया था, आधुनिक बनाया था. उसके लिए उन्हें बहुत भारत रत्न तो मिला ही था, उनका अच्छे वैज्ञानिकों में नाम भी था. ही लव्ड चिल्ड्रेन, उन्हें बच्चों से प्यार था. हिज बुक्स एंड आइडियाज़ हैव इंस्पायर्ड मेनी यंग इंडियंस. उनकी किताबें और उनके विचार बहुत सारे भारतीय नौजवानों को प्रेरित करते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं. इन हिज पैसेज ही टॉक्स अबाउट अनदर ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट CV रामन. इस बुक में उन्होंने एक भारत के बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक CV रामन के बारे में उन्होंने लिखा है. तो क्या लिखा है आप देखिए आगे. उसके नीचे लिखा है लिस्ट 3 ऑफ योर फेवरेट पीपल टू विच द फॉलोइंग कैटेगरीज डू दे बिलोंग. ऐड ए न्यू कैटेगरी इफ नेसेसरी. जैसे साइंटिस्ट है, कोई टीचर, म्यूजिशियन, पॉलिटिकल लीडर, इस पर नाम लिखना 3. जैसे आपके जैसे क्रिकेट प्लेयर एग्जाम्पल ले लो. क्रिकेट प्लेयर में 3 अच्छे अच्छे प्लेयर्स का नाम लिख दो. एक्टर एक्ट्रेस में लिख दो. साइंटिस्ट में 3 का नाम लिख दो. जैसे APJ अब्दुल कलाम लिख दो, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस लिख दो, अल्बर्ट आइंस्टाइन लिख दो, हॉकिंस लिख दो, CV रमन का लिख दो. किसी का भी ऐसे 3 का लिख सकते हैं. आगे देखिए क्या कहते हैं APJ कलाम इनके बारे में. ग्रेट साइंटिस्ट हैव क्वेश्चनिंग माइंड. महान वैज्ञानिक जो होते हैं उनका जो दिमाग होता है वो क्वेश्चनिंग होता है, जिज्ञासु होता है, हर समय प्रश्न करता है, पूछता है, जानना चाहता है. यही इसका मतलब है. तो पहला पैसेज है ग्रेट साइंटिफिक माइंड्स आर रेस्टलेस विथ क्वेश्चंस. महान वैज्ञानिकों का जो मस्तिष्क है उसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं और प्रश्नों को लेकर उनका दिमाग जो होता है वो बेचैन रहता है. रेस्टलेस माने बेचैन रहता है. दे कीप आस्किंग, वे सोचते रहते हैं, अपने आप से पूछते रहते हैं. व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है. कैन आई मेक इट बेटर, क्या मैं इसे अच्छा बना सकता हूँ, इसमें कुछ संशोधन कर सकता हूँ. आर व्हाट मोर कैन डू दिस, अथवा इसके आधार पर मैं और अधिक क्या कर सकता हूँ, मेरे द्वारा और कुछ हो सकता है क्या. जो महान वैज्ञानिक हैं, अच्छे लोग हैं, महान लोग हैं. लेट अस स्टडी द लाइफ ऑफ ए ग्रेट साइंटिस्ट हु लिव्ड इन द सेम एरा एज आइंस्टाइन बट अबाउट 5000 किलोमीटर ईस्ट ऑफ जर्मनी इन इंडिया. हम एक ऐसे वैज्ञानिक के जीवन का अध्ययन करेंगे, ऐसा कहते हैं, जो आइंस्टाइन के काल में ही, आइंस्टाइन के समय में ही जन्मे थे, पर वे पूर्व जर्मनी से ईस्ट जर्मनी का मतलब होगा पूर्व जर्मनी से 5000 किलोमीटर दूर भारत में रहते थे. जर्मनी इन इंडिया, भारत में रहते थे. बार्न इन तिरुचिरापल्ली इन साउदर्न इंडिया in the year 1888. सन 1888 में दक्षिण भारत के तिरुचिरापल्ली में जन्मे रामन का जन्म तिरुचिरापल्ली में, भारत के दक्षिणी भाग में तिरुचिरापल्ली है. 1888 में उनका जन्म हुआ था. रामन ग्रीव अप टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन इंडिया. रामन भारत के एक अत्यंत महान वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक के रूप में हुए.
ही वॉज ए ब्राइट स्टूडेंट, वे बहुत ही बुद्धिमान छात्र थे, बहुत ही तेजस्वी थे। राइट फ्रॉम द स्टार्ट ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन द ऑप्टिकल फाइबर एंड एक्रोस्टिक्स। शुरू से ही उनको दृक विज्ञान और श्रवण विज्ञान में बहुत रुचि थी। दृक विज्ञान माने जिसमें वो दिखता है आपको, ऑप्टिकल का मतलब होता है कोई वस्तु हमें किसके द्वारा दिखाई जाती है उसे कहा जाता है ऑप्टिकल फाइबर, दृक विज्ञान उसको कहा जाता है। एंड ये जो दूसरा वर्ड है इसमें एक्रोस्टिक, एक्रोस्टिक का मतलब वही होता है जो ध्वनि विज्ञान होता है। जब अब बजता है, जैसे ड्रम बजाते हैं लोग, ढोल बजाते हैं, तबला बजाते हैं, उसकी जो आवाज़ होती है, मृदंग बजाते हैं, उसकी जो ध्वनि निकलती है उस पर उन्होंने रिसर्च करना किया था, उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली थी, या उनको ये होता था कि ऐसा कैसे होता है, कैसे बजता है, कैसे इसकी आवाज़ होती है। तो इसमें उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, डीपली इंटरेस्ट था उनको इसमें। दिस इज व्हाट परहैप्स लेड हिम टू डिस्कवर दैट द मृदंगम एंड द तबला प्रोड्यूस्ड मोर मेलोडियस साउंड दैन एनी अदर परक्यूशंस इंस्ट्रूमेंट्स। इसलिए उनको मृदंगम और तबला, जो कि बहुत ही सुंदर आवाज़ देता है, तबला का जो ताल वाद्य जो होता है, मृदंगम और तबला, अधिक कर्णप्रिय ध्वनि होती है इनकी। तो कहता है शायद इसीलिए उन्होंने यह खोज की कि अन्य किसी भी ताल वाद्य की अपेक्षा मृदंग और तबला अधिक कर्णप्रिय ध्वनि का निर्माण करते हैं, अधिक सुंदर लगते हैं और अच्छे लगते हैं। ही वॉज फैसिनेटेड बाई कलरफुल थिंग्स, रंग बिरंगी वस्तुओं के प्रति उनका आकर्षण बहुत था। फैसिनेटेड माने आकर्षण था, उससे बहुत प्रभावित थे। बी ईट ए फ्लावर, चाहे वो फूल हो, बटरफ्लाई हो, तितली हो, आर जेम, चाहे वह फूल हो, तितली हो, चाहे रत्न हो। जेम माने रत्न होता है। ही केप्ट सीकिंग नॉलेज अबाउट एवरीथिंग अराउंड हिम, वे अपने परिसर की प्रत्येक वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। इसीलिए तो कहा क्वेश्चनिंग माइंड होता है, क्यूरियस माइंड होता है वैज्ञानिकों का, तो हर चीज़ को जानने का वो प्रयास करते थे। रामन आगे लिखता है, ही बिकेम ए स्कॉलर इन साउंड एंड साउंड रिलेटेड फिजिक्स, वे ध्वनि और ध्वनि से संबंधित फिजिक्स माने भौतिक शास्त्र के एक अध्ययनशील विद्वान हुए। स्कॉलर इन साउंड एंड साउंड रिलेटेड फिजिक्स, साउंड से जो रिलेटेड था, ध्वनि से रिलेटेड जो फिजिक्स थी, भौतिक विज्ञान था, उसमें वो बहुत ही विद्वान बने। वन डे ए शिप सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ लंदन टूवर्ड्स कलकत्ता, एक दिन लंदन के बंदरगाह से एक जहाज़ कलकत्ता की ओर चला, माने वो अपनी यात्रा पर निकला। ऑन बोर्ड वाज यंग सीवी रमन, और उसमें उस जहाज़ में सीवी रमन भी थे। हु हैज़ डिलीवर्ड ए लेक्चर ऑन द एकॉस्टिक ऑफ द वायलिन इन लंदन, उन्होंने लंदन में वायलिन वाद्य की ध्वनि विज्ञान विषय पर व्याख्यान दिया था। हु हैड डिलीवर माने दिया था, स्पीच दिया, लेक्चर दिया था, डिलीवरी किया था, कहा था वहाँ, उसके बारे में उन्होंने वहाँ पर अपनी राय रखी थी, अपनी स्पीच को डिलीवर किया था कि वायलिन बच्चों एक वाद्य होता है, और बताते हैं, आपने सुना भी होगा या सुनेंगे, उसकी जो ध्वनि होती है बहुत ही मधुर होती है, बहुत ही एक ये कहिए कि सैड सॉन्ग वगैरह भी उसमें बहुत अच्छे से बजाए जाते हैं, बहुत अच्छा बजता है, वो बहुत अच्छी आवाज़ निकलती है। एंड ही वॉज नाउ ऑन द शिप्स डेस्क, और वे इस समय जहाज की छत पर थे, डेक पर थे। गेजिंग एट द ब्लू वाटर्स ऑफ द ओशियन, गेज माने होता है एक टक निहारना, और वे समुद्र के अथाह नीले जल की ओर एक टक निहार रहे थे, एक टक देख रहे थे। एज ही ग्लांस्ड अप एट द स्काई विच वॉज ऑफ द सेम शेड एज द ओशियन, और जब वो ये देख रहे थे कि समुद्र का जो पानी है उसके बारे में वो सोच रहे थे कि पानी कैसा है, नीले जल की ओर एक टक देख रहे थे, तभी उनकी निगाह समुद्र की, मतलब उन्होंने समुद्र की भांति ही रंग छटा वाले आकाश की ओर टकटकी लगाकर देखा। एज दे ग्लांस्ड अप, ग्लांस माने
एक टकटकी लगाकर देखना, स्काई विच वॉज द सेम शेड एज द ओशियन। और उन्होंने देखा कि समुद्र और जो समुद्र है और ये जो आकाश है, दोनों का रंग एक जैसा है। दोनों का रंग नीला क्यों है? दोनों एक जैसे हैं। उन्होंने आगे क्वेश्चंस पॉप्ड अप इन हिज हेड, उनके दिमाग में आ गया कि ये प्रश्न उनके दिमाग में आ गया कि आखिर ये दोनों ऐसे ही क्यों हैं, नीले ही क्यों हैं? व्हाई आर बोथ द सी एंड द स्काई ब्लू इन कलर? दोनों कलर में ऐसे क्यों हैं? व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस अकरेंस? आखिर इस घटना के, अकरेंस माने घटना, इस घटना के पीछे रहस्य क्या है? कौन सा विज्ञान छिपा हुआ है? बात क्या है? ऐसा क्यों है? आगे बढ़ते हैं। अगला जो पैसेज है उसमें देखिए वो क्या कहते हैं। हिज माइंड सीम टू सजेस्ट दैट द रीजन कुड बी द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय वाटर मोलिक्यूल्स। हाउएवर, अब उन्होंने देखा कि समुद्र और आकाश एक जैसे हैं, दोनों का रंग एक जैसा है। तब उनके दिमाग में बात आई कि आखिर इसमें कौन सा विज्ञान काम कर रहा है। तो हिज माइंड सीम टू सजेस्ट, उनके दिमाग में एक विचार आया, दैट द रीजन कुड बी द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि पानी के परमाणु की ओर से होने वाला जो प्रकाश है, लाइट ऑफ वाटर मेलिकुलस, जो परमाणु, मेलिकुलस माने परमाणु की ओर से जो होने वाला यह प्रकाश है, प्रकाश का जो विकिरण है, हिज थियरी वॉज एट टू बी प्रूव्ड साइंटिफिकली। इसका कारण हो सकता है, हालांकि आगे कहते हैं हिज थियरी वाज येट टू प्रूव साइंटिफिकली, अभी इसका वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध होना था। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण था उनका, लेकिन यह बात अभी तक सिद्ध नहीं हुई थी। इसे प्रूव करना था, प्रमाणित करना था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे सिद्ध करना था। व्हेन द शिप एंकर्ड एट कलकत्ता, द यंग मैन इमीडिएटली वेंट ऑन टू द कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव हिज थियरी। और जैसे ही जहाज कलकत्ता में लंगर डाला या रुकती है कहिए, उन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग करने की दृष्टि से उनको यंग मैन कहा। वह जो युवक था वो तुरंत निकल गया। एंड हिज रिसर्च इन ऑप्टिक्स, दृक विज्ञान में उनकी खोज के द साइंस ऑफ लाइट परिणाम स्वरूप रिजल्टेड डिस्कवरी ऑफ रामन इफेक्ट, उसका नाम रामन प्रभाव रखा गया, या रामन प्रभाव से उस पता चला, रामन प्रभाव से उसका पता लगाया गया। माने जो इन्होंने खोज किया उसका नाम रखा गया रामन प्रभाव। ही अनाउंस्ड इट टू द साइंटिफिक वर्ल्ड इन मार्च 1928, और मार्च 1988 में उन्होंने वैज्ञानिक जगत में इसकी घोषणा की। द डिस्कवरी वन हिम द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1930, और यह उनकी खोज उनको 1930 में भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिलाई। माने इस खोज ने उनको नोबेल पुरस्कार दिलवाया 1930 में। 1928 में उन्होंने इस बात को बताया लोगों को, उन्होंने जो डिस्कवर किया था, और उस डिस्कवरी के उपलक्ष्य में उनको 1930 में फिजिक्स में, भौतिक शास्त्र में उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया, जो कि बहुत वैज्ञानिक दृष्टि क्षेत्र में बहुत बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस प्राइज वॉज अवार्डेड टू एन एशियन, और यह पहली बार हुआ था कि यह जो नोबेल प्राइज़ था, मोस्टली ये यूरोपियन कंट्रीज़ के लोगों को ही दिया जाता है, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, लेकिन यह पहली बार किसी एशियाई को पहली बार यह पुरस्कार मिला था। द डे ही डिस्कवर्ड द रामन इफेक्ट, जिस दिन उन्होंने रामन इफेक्ट का प्रभाव, उसकी खोज की थी, 28 फरवरी को उन्होंने किया था, वाज लेटर डिक्लेयर्ड एज नेशनल साइंस डे, बाद में उसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया गया उस दिन को, 28 फरवरी, 28 फरवरी को। इवन बिफोर हिज contribution to the science of optics had been acknowledged, and he was elected fellow of the Royal Society in 1924. Even before this, इसके पहले दिक्शास्त्र के जो उनके योगदान को मान्यता मिल गई थी, कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस ऑफ ऑप्टिक्स हैड बीन एक्नॉलेज्ड, उसे मान्यता मिल गई थी, उसे जाना गया था, समझा गया था
मान लिया गया था। एंड ही वाज इलेक्टेड फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी 1924। उसके उपलक्ष्य में 1924 में उनका रॉयल सोसाइटी के फेलो सदस्य के रूप में चयन हुआ था। ये बड़ा एक सम्मान होता है फेलो सदस्य के रूप में। वैज्ञानिकों का जो चयन होता है उसमें उनको सदस्य बनाया गया, उनको चुना गया। यू वुड हैव लर्न अबाउट द रामन इफेक्ट इन डिटेल एट स्कूल। कहते हैं तुमने अपनी पिछली कक्षाओं में या स्कूल लेवल में, विद्यालय में, पाठशाला में रामन प्रभाव के बारे में विस्तार से जाना होगा। बट डू यू नो द डिस्कवरी सब्सिक्वेंटली हेल्प्ड इन डिटरमाइनिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ सम 2000 केमिकल्स कंपाउंड्स। पर क्या तुम्हें यह मालूम है कि यह खोजने के बाद समय में लगभग करीब 2000 रासायनिक 2000 केमिकल कंपाउंड्स माने 2000 रासायनिक यौगिकों का जो आंतरिक संरचना है, सब्सिक्वेंटली है डिटरमाइनिंग ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, आंतरिक संरचना करने में उन्हें सहायता मिली, यानी सहायता की थी उनको यह खोज करने में। एंड कैन यू गेस व्हाट द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट दैट रामन यूज टू प्रूव दिस थियरी वाज। और आपको पता है इस थियरी को प्रूव करने में, इस सिद्धांत को प्रूव करने में, प्रमाणित करने में रामन का कितना पैसा खर्च हुआ होगा या उपकरणों में कितनी लागत लगी होगी। ए मीजली 200 रुपीज़। मीजली माने बहुत कम, बहुत सस्ता, बहुत कम, केवल 200 रुपये खर्च हुए थे। माने बहुत हाई फाई नहीं, बहुत कम पैसे में उन्होंने यह खोज की थी, यह पता लगा लिया था। रामन स्ट्रांगली फेल्ट दैट साइंटिस्ट्स शुड नॉट बी कन्फाइंड टू लेबोरेटरीज टू सॉल्व साइंटिफिक प्रॉब्लम्स। रामन का दृढ़ मत था कि वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक समस्याएं हल करने के लिए प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, लेबोरेटरीज में। टू सॉल्व द साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को खाली लेबोरेटरी में ही नहीं करना चाहिए, तब कहाँ होना चाहिए। दे शुड सर्च अराउंड देमसेल्व्स। उन्हें अपने आजू बाजू आसपास भी देखना चाहिए। एंड फाइंड दोज आंसर्स इन अकॉर्डेंस विथ नेचर। प्रकृति में भी उनको खोजना चाहिए, उन्हें अपने परिसर में खोज करनी चाहिए और प्रकृति के अनुरूप उत्तर प्राप्त करना चाहिए। माने नेचर से भी बहुत कुछ मिलता है, तो लैब में न ढूंढ करके साइंटिफिक रिसर्च से ज़्यादा हमें प्रकृति से ही उन चीज़ों को जानकारी लेनी चाहिए। फॉर द इसेंस ऑफ साइंस lies in independent thinking and hard work and not in equipment। क्योंकि विज्ञान का सार स्वतंत्र विचारों तथा कठिन परिश्रम में निहित होता है। लाइज इन इंडिपेंडेंट थिंकिंग, स्वतंत्र विचारों में, एंड हार्ड वर्क, और कठिन परिश्रम करने से होता है। नॉट इन इक्विपमेंट, न कि उपकरणों में। हाउ ट्रू, यह कितना सच है यह। दो द ओशियन and the sky have always been blue in color, it needed a questioning mind with a scientific outlook to find the reason behind it। कितनी सही बात कहा उन्होंने कि कितना सच है यह। यद्यपि समुद्र और आकाश दोनों का रंग नीला है, फिर भी उसका कारण जानने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जिज्ञासु मस्तिष्क की ज़रूरत थी, और उन्होंने इसका पता लगा लिया कि ऐसा क्यों है। इसलिए जो डॉक्टर सीवी रमन जो हैं वो बहुत बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं। उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला आज से बहुत वर्ष पहले, मतलब 5000 वर्ष पहले नोबेल प्राइज़ मिलना मैंने बहुत बड़ी बात होती है। आप समझ सकते हैं 5000 वर्ष पहले नहीं, करीब 100 वर्ष पहले उस समय के वो एक समय माने जाने वैज्ञानिक थे हमारे देश के सीवी रमन। इसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा हुआ है। उनके तरह मैंने जो डॉक्टर सीवी रमन हैं उनके बारे में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि कैसे बहुत ही सिंपली और बहुत ही क्वेश्चनिंग माइंड, क्यूरियस माइंड के साथ उन्होंने प्रकृति से बहुत कुछ सीखा। प्रकृति के बारे में जान करके प्रकृति के द्वारा ही उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया। लैब और लेबोरेटरी में बहुत सारे इक्विपमेंट के द्वारा उन्होंने रिसर्च कम, बल्कि नेचर से उन्होंने बहुत सारा प्रयोग किया और सिद्ध किया, प्रमाणित किया, और उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला 1930 में इन सब कार्यों के लिए। तो ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे बच्चों।
इस लेसन को अच्छे से आप पढ़ना, अच्छे से तैयार करना और स्टे होम एंड स्टे सेफ, अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, तैयारी करो, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। और इसका होमवर्क फेयर की कॉपी में और रफ की कॉपी में, होमवर्क की कॉपी में, दोनों में आपको लिख लेना है।